नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का 35 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। और यह 35 प्रश्न काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे 100% प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न जो हम 35 प्रश्न जो चुने हैं दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण और 100% आने का चांसेज है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए आप लोग पूरी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और जो भी इसमें प्रश्न बताया गया है उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न में देखिए पूछा जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में ये बार बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होती है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। तो दोस्तों बामर श्रेणी जो होती है वह दृश्य भाग में होती है, यानी विजिबल रीजन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक्स किरणें जो होती है दोस्तों प्रकाश के वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से अधिक वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से कम वेग से चलती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्स किरणें जो होती है प्रकाश के वेग से चलती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स किरणें का जितना वेलोसिटी होगा, यानी जो वेलोसिटी से प्रकाश चलती है, यानी कि प्रकाश चलने का जो स्पीड है दोस्तों उसी स्पीड से एक्स किरणें भी चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जाएगा किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों वह किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए ये मेरा जो हो गया न्यूक्लियस हो गया दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वह बाहरी ऑर्बिट में इस तरह से घूमते रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये मेरा जो नाभिक होता है दोस्तों वह किसका बना होता है, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछे कि अल्फा कण है, अल्फा कण जो है दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों वह अल्फा कण जो है हीलियम न्यूक्लियस है। क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया उसे देखकर आपके फ्रेंड, आपके दोस्त भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके बोर्ड यानी अपने बोर्ड परीक्षा में ला सके, इसलिए आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 5वां नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। दोस्तों कौन जो है मूल कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों मूल कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन अल्फा कण नहीं होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी जो है मूल कण होता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर याद नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरा 6ठा नंबर पूछा जाए कि एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलॉम आवेश में जो होता है दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा इस वैल्यू को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरा 7वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रीडर वर्ग नियतांक का मात्रक होता है। दोस्तों रीडर वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, प्रति मीटर होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में आपको लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जाकर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो जाकर आप लिंक चेक करिए, उसमें काफ़ी जो भी प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है सभी का आपको लिंक दिया हुआ है। जाकर आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से हमारे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब 8वां नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य हो तो इनमें सही संबंध जो होता है दोस्तों वो E=mc² होता है। क्या होता है, E=mc²। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर पूछा जाए कि
किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। दोस्तों किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है आवेश का मान कितना होता है, तो दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 10वां नंबर। पूछा है कि किस रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, यानी किस कलर के लिए जो फोटोन का ऊर्जा का जो मान होता है दोस्तों वह न्यूनतम होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों ई बराबर क्या फार्मूला होता है, एच न्यू होता है और एच सी वाई लैम्डा होता है। ठीक है, यानी कि न्यू बराबर सी वाई लैम्डा। तो इसको इसी तरह से यानी जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका फोटोन की ऊर्जा का मान सबसे कम होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हो किस किस कलर का फोटो यानी कि किस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वह रेड कलर का होता है। किसका होता है, रेड कलर का होता है फोटोन का, यानी कि फोटोन का यानी इसका फोटोन का जो ऊर्जा होगा वह रेड कलर के लिए सबसे न्यूनतम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा क्योंकि रेड कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए सब इसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही सबसे अधिक पूछा जाता तो मेरा बैगनी हो जाता। क्यों, क्योंकि बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा न्यूनतम पूछा जा रहा था, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक का मान है, यानी दोस्तों प्लांक कांस्टेंट का जो मान होता है वह क्या होता है, पूछा जा रहा है आपसे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लांक नियतांक यानी हम जिसको स्मॉल h से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका वैल्यू होता है दोस्तों 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है, यानी दोस्तों एक हॉट वायर एमीटर जो होता है दोस्तों वह किस चीज़ को मेजर करता है। ये भी बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा जो हॉट वायर एमीटर होता है दोस्तों वह किस चीज़ को मेजर करता है, वह प्रतिवर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान को मेजर करता है, यानी कि यह अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू का मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक है। एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका सिंबल भी पूछा जाता है एग्जाम में। आप देखिए इस तरह से इसका एंड गेट का सिंबल होता है। ठीक है, ये एंड गेट का सिंबल हो गया, यहाँ पे ए और बी इनपुट है, तो वाई जो आउटपुट निकलता है दोस्तों वो ए डॉट के बी निकलता है। ठीक है, ए डॉट के बी। तो देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डी है ना दोस्तों, डी आप इसको एंड में क्या लिखा हुआ है, एंड लास्ट में क्या है डी, तो डी से आप लोग क्या समझिए कि ये डॉट है। ठीक है, डी से क्या समझना है, डॉट। इस तरह से आप ट्रिक लगा के याद करिएगा, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो दोस्तों h/2 पाई होता है। क्या होता है, h/2 पाई होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रेणी इंफ्रारेड परिसर में है, यानी कौन श्रेणी जो है इसमें वह इंफ्रारेड परिसर में यानी रीजन में है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी में से कोई नहीं। तो दोस्तों पास्टन श्रेणी जो होता है वह जो है इंफ्रारेड परिसर में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रिस्टर का नियम है। ब्रिस्टर्स लॉ जो होता है दोस्तों वो उससे कौन सा फार्मूला हमें बनता है, ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताइए कि ब्रिस्टर लॉ का जो फार्मूला बनता है उससे कौन फार्मूला बनता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, 10 IP होता है। म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। ठीक है ना, 10 IP। तो कौन सा ऑप्शन में सी में है,
तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे म्यू जो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आईपी जो है पोलराइजेशन एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी शानदार वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप यानी कि आपका जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें आप 450 प्लस मार्क्स लाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए, जो भी प्रश्न हम आप बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से सभी को याद करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव भी में संबंध है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव भी में जो संबंध होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि ई इक्वल टू होता है वो माइनस डी वी बटा के डी आर होता है। क्या होता है, ई बराबर माइनस डी वी बटा के डी आर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है। यानी कौन सा जो है विद्युतीय यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित कौन नहीं होगा, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। यानी प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि ये वाला और ये वाला तो होगा, तो बच गया कौन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो हो जाएगा ये त्वरित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र का जो धारिता का मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है, एम्पियर होता है, तो वह फैराड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है दोस्तों वो क्या होती है, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। P इक्वल टू वी आई होता है, तो यहाँ से आप और फार्मूला पढ़े होंगे कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। आई आर होता है, तो आई बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V बटा हम आर लिख सकते हैं, ठीक है। आई बराबर, तो इस आई के जगह वैल्यू पुट कर देंगे V इंटू वी बटा आर, तो क्या हो जाएगा, मेरा गुना करिएगा तो यहाँ पे वी स्क्वायर बटा के आर आ जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर बटा के आर, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है दोस्तों, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग अच्छी तरह से ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग अच्छी तरह से ये सब याद करते चलते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करके ला रहे हैं वो आपके एग्जाम में 100% हूबहू छपेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग पूरे शिद्दत के साथ वीडियो पूरा अंत तक देखिए और जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और जितना हो सकता है दोस्तों आपके ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जितना हो सकता है इस वीडियो को अपना टेलीग्राम पर इसे अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई मात्रक होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर पूछा जा रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब, यानी दोस्तों एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, इसमें N1 और N2 का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो देखिए दोस्तों अगर ये मेरा देखिए अगर मेरा ट्रांसफार्मर का ये कोर हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये कोर हो गया ना, तो इसमें देखिए आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वायर लपेटा हुआ रहता है इसमें, ठीक है ना, वायर लपेटा, ये मेरा N1 हो जाता है और ये मेरा N2 हो जाता है, ठीक है। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे N2 क्या होता है, N2 ज़्यादा होता है, यानी इधर ज़्यादा लपेटनों की संख्या इधर N2 की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है ना, स्टेप अप में। तो देखिए कौन सा N2 अधिक किधर हो रहा है, यानी कि N2 अधिक होना है, तो देखिए N2 अधिक मेरा बी ऑप्शन वाला में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता, यहाँ पे अप दे रहा है, डाउन रहता तो N1 अधिक हो जाता, ठीक है, और N2 कम होता। लेकिन दोनों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तभी आंसर देना है, ठीक है, हड़बड़ी में आंसर नहीं देखकर गलत चलाना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न में गलती होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से आंसर देना है, तभी तो ज़्यादा मार्क्स ला पाइएगा आप, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर।
पूछा जा रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। दोस्तों 1 टेस्ला बराबर जो होता है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोग ये रिलेशन अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रसार है? टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो आवृत्ति प्रसार है तो वह 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा यानी डायमेंशन आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चुंबकशीलता की जो बीमा होता है दोस्तों वो ml टी के पावर -2 आई के पावर -2 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 27 नंबर प्रश्न में पूछा है कि जब परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो कहलाता है। देखिए परमाणु संख्या यानी कि जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं और परमाणु द्रव्यमान जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी कि जेड यानी जो परमाणु संख्या वो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संभारिक हम किसको बोलते हैं? जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अगर समान होता है तो उसको हम संभारिक बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, आप दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रखिएगा। एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछेगा तो पूछेगा दोस्तों। ठीक है, हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं एक प्रश्न इसमें से 100% आएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टेस्ला मात्रक है। दोस्तों आपको 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टेस्ला जो है किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत धारा का, इनमें से कोई नहीं। तो यह चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एक आसान सा सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए तो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे टेस्ला पूछा जा रहा है किसका मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर प्रश्न में पूछा जाएगा कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर को इतना क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर लेकर चले जाएं तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह कैसा हो जाएगा? अर्धचालक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या विद्युत रोधी? तो वह अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू होती है। दोस्तों एक लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का चुंबकशीलता जो होती है वह क्या होता है? तो वो म्यू ग्रेटर देन क्या हो जाता है? 1 होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यानी कि म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है। दोस्तों नाभिक का जो घनत्व होता है लगभग कितना होता है? तो दोस्तों नाभिक का घनत्व जो होता है दोस्तों 2.3 इंटू 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे फिजिक्स का टोटल आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया गया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने का
चांसेज है उसी को हम आपको बताएं, ठीक है। इसलिए आप लोग जाकर चैप्टर वाइज वीडियो अगर नहीं देखे हैं फिजिक्स का तो ज़रूर जाकर देखिएगा। और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे दोस्तों, पहले का वीडियो है, लेकिन वो सभी में अच्छे अच्छे प्रश्न डाला हुआ है जो कि आने का चांसेज है परीक्षा में, वही डालने हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए जाकर आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न में पूछा है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। दोस्तों मूल गेट जो है निम्नलिखित में कौन सा है, तो दोस्तों एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये जो होता है दोस्तों मूल गेट है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड और नॉट ये तीनों जो होता है मूल गेट होता है, यानी बेसिक गेट इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिया हो, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में जो कौन है वह सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको इस साइड में लिखा हुआ है, सभी में 15-15 लिखा हुआ है ना। तो देखिए आपको यानी कि 15 को अगर आप लोग 15 जो डेसिमल नंबर, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो मेरा ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या से हमको 2 से डिवाइड लगाना होता है, ठीक है। तो 2 से आपको डिवाइड दें, यानी कितना बार में इसको पढ़िएगा कि 15 आ जाए। तो देखिए अगर हम 2 को अगर 7 बार में पढ़ रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। 7 2 सते 14, ठीक है। और 8 बार में पढ़ रहे हैं, 2 8 यानी कि 16, ठीक है। तो 16 तो नहीं आएगा क्योंकि 15 तक है, तो इसलिए 7 टाइम में पढ़ेंगे, यानी 7 बार में पढ़ेंगे तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो 7 दूनी 14 हो गया। एक मेरा शेषफल बच जाएगा दोस्तों, यानी उसको शेषफल बच जाता है जो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपको 2 ही से डिवाइड लगाना है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 2 ही से भागा लगेगा। फिर 2 से लगाएं तो कितना बार में इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो 2 का 2, 2 4, 2 3 6, 2 3 6 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 3 बार में लगेगा। तो यहाँ पे होगा शेषफल कितना, फिर 1 बच रहा है तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 बार में अवरी लगेगा और 1 शेषफल भी बचेगा। तो इस तरह से हो गया, यानी अब इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखना रहता है दोस्तों, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा नीचे से ऊपर की ओर लिखना, यानी कि 1 1 1 1, और इसको ऐसे करके दे देना है। 2 बेस में 2 होता है, ठीक है। बाइनरी का बेस में 2 होता है और डेसिमल के बेस में 10 होता है, ठीक है ना। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए मेरा आंसर एकदम साफ झलक रहा है दोस्तों, झलझला रहा है पूरी तरह से। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 34 नंबर। अगर दोस्तों आप लोग को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो 1-2 प्रश्न इससे रिलेटेड और कर लीजिए, ठीक है। आपको ज़िंदगी में कभी भी आपको आएगा ये प्रश्न बनाने का, आप हमेशा बना दीजिएगा। जिस तरह से हम बताएं उसी तरह से आपको करना है बस, ठीक है। और अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का धारा नियतांक अल्फा और बीटा होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी दोस्तों, इसलिए सी ऑप्शन आपको याद कर लेना है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी इसमें हम आपको 35 महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवाए हैं, ठीक है। जो कि 35 में से 35 सभी काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न था दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांसेज है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से जो भी प्रश्न याद नहीं उसे अच्छी तरह से लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% छपेगा। तो चलिए दोस्तों आपको एक प्रश्न हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा। प्रश्न में है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपको सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है आपको बताना है। कूलॉम होता है, बोल्ट होता है, हेनरी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा जितना भी प्रश्न करवाना था करवा चुके हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर जी जान लगाकर मेहनत करते रहिए, ताकि आपका जो माँ बाप का सपना है उसे आप पूरा कर सकें, ठीक है।
मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।